हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा डिमांड किया कि आप जो है क्लास 10 क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं, तो क्लास 10 का साइंस का भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कीजिए। सो फाइनली मैं जो है आपके लिए क्लास 10 साइंस का है ना, क्लास 10 साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है डिज़ाइन किया, वो 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। क्योंकि भैया वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप जानते हैं कि आपका जो विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है, 4 मार्च को है ना, 4 मार्च को आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो 4 मार्च को जब आप पेपर दे करके आएंगे ना, तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो कैसा होगा, है ना, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट बने रहिएगा। आपको क्या इंस्ट्रक्शन, पैटर्न, क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है और क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी कुछ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो को अकेले अकेले मत देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं भैया, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालना है ना, 0 1 2 जो भी आपका है रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। और जो आपका प्रश्न कितने पेजों का पेपर आएगा भाई, तो 12 पेजों का हमने पेपर डिज़ाइन किया है। हालांकि ये जो है बाई लैंग्वेज में आएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, है ना। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जो है केवल हिंदी लैंग्वेज को ही इसमें इंक्लूड किया है। तो समझिएगा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, कोड है ना, क्योंकि हमने रैंडमली रख लिया है। आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें कुछ और ही कोड आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना 70 नंबर में आपका पेपर आता है, जो कि आप जानते हैं। और टाइम कितना मिलता है भाई, 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, है ना। निर्देश की बात कर लेते हैं भैया। निर्देश देखिए, बार बार मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं निर्देश नहीं बताऊंगा। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में, है ना, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसे ऑलरेडी बता रखा है। तो बार बार बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैंने जो है बता रखे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा, आप जो है पुरानी वीडियोस को देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं खंड अ की। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पेपर है खंड अ और खंड ब में भी 3 उपभाग होंगे। कौन से, अब वो आपको आगे पता लग जाएंगे, मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बता रखे हैं, है ना। तो देखिए उपभाग 1 की बात करें तो इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, है ना। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। हल्के में किसी भी प्रश्न को मत लेना, वरना ये प्रश्न आपके नंबरों को हल्के में ले लेंगे, है ना। तो ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसके सामने जो वस्तु रखी हुई होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सीधा जो बनता है वो कैसा बनेगा, सॉरी कहाँ पर नहीं, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति आपको बतानी है। सीधा, आभासी छोटा या सीधा आभासी बड़ा, और भी आपके ऑप्शन है। तो इसमें ही आपको आंसर मिल गया होगा। जिस स्टूडेंट्स ने क्लास 10 साइंस को अच्छे से पढ़ा है ना, उसने आंसर बता भी दिया होगा कि भैया इसका आंसर ए लॉक कर दिया जाए, है ना, ए लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल सही है, 100% सही है। इस तरह से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई आपको ऑप्शन देखते ही, है ना, ऑप्शन देखते ही टिक कर दीजिए। ऐसी आपकी ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। ओके, अब देखिए हमने पहला प्रश्न देख लिया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस लगाया जाता है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीटेड हैं और गैसिंग क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 की दृष्टि से, है ना। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल लेंस ही प्रयोग किया जाएगा। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। देखिए निकट 3 अक्षर हैं और अवतल 4, है ना, 4, और दूर 2 है और उत्तल यानी कि 3 है। तो यानी कि इसका निवारण करने के लिए इसका और इसका निवारण करने के लिए इसका, यानी कि 3 के बाद क्या आता है 4, 2 के बाद क्या आता है 3, तो निकट 3 है, 3 के बाद 4 आएगा यानी अवतल। तो इस तरह से आपको ट्रिक बता रखी है, ट्रिक वाइज आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं, आप कभी भी नहीं भूल पाते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की, जो कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन की बात कर रहा है भाई। जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, समतल दर्पण का पूछ रहा है ना, समतल दर्पण का पूछ रहा है, जो कि बच्चा जानता है भाई। इसका जो आवर्धन है कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, जो सूर्य के प्रकाश होता है उसे अगर हम प्रिज्म से गुजारे हैं ना, तो प्रिज्म के आधार की ओर कम झुकने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका रंग कैसा होता है। ये हमारी प्रकाश की किरण आ रही है और आप जानते हैं भाई 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, लेकिन सबसे नीचे जो होती है, सबसे कम झुकने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसका रंग कैसा होता है, ये पूछ रहा है। और ये काफ़ी आसान है, आपका जो रंग बिरंगा संसार चैप्टर है ना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये आपका जो चौथा प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, है ना, लाल। आप जानते हैं विबग्योर, है ना, विबग्योर मैंने आपको पढ़ाया था, विबग्योर इस तरह से। तो ये ट्रिक्स होती हैं, इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो लाल रंग की जो प्रकाश की किरण होगी वो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकेगी, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि भाई किस रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। 5वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है और ये काफ़ी आसान प्रश्न है, ओम या ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स या ओम मीटर की पावर -2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे कि भाई इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है विद्युत हीटर का, वो किस तंतु का बना होता है, ये हमें बताना है ना, किसका बना होता है। तो नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का या कांसेंसन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, नाइक्रोम। नाइक्रोम का जो है फिलामेंट यानी तंतु बना होता है किसका, विद्युत हीटर का, है ना, विद्युत हीटर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर आपने बता ही दिया होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किसी भी चालक का जो है प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ेगा ही, इस बात को आप ध्यान देंगे, है ना। जो आपका चालक है ना, उसका अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर प्रश्न पर, लेकिन ध्यान देंगे फिजिक्स के हमने जो है 7 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन किसके, केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं भैया, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y का नाम बताना है भैया, Y क्या है। यहाँ पर आप जो ये Y देख रहे हैं ना, इसका हमें नाम बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा, है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपने देखते ही बता दिया होगा कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, SO2। यानी इस अभिक्रिया में Y की जगह पर क्या, SO2 आएगा, बस इतना ही आपको बताना है और ये 100% सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है ना, जो निम्नलिखित आपके लिए दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा अम्लीय लवण है वो आपको बताना है। तो देखिए NaCl होगा, NaHSO4 होगा, Na2SO4 होगा या फिर KCN होगा। तो इसका भी राइट आंसर आप बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 10, जो कि है मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट होता है ना उसमें मुख्यतः क्या होता है, FeS होता है, Cu2S होता है, Cu2S या FeS होता है ना, Cu2S और FeS होता है या फिर Cu2S और Fe2S3 ये होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, राइट, FeS इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित जो आपकी रासायनिक समीकरण है इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर एरो होगा एंड यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है और बाकी ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं भाई, यहाँ पर आखिर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो 11वें नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन बी सही होगा। कैसे सही होगा चलिए समझते हैं। देखिए CH3COOH इस तरह से है, प्लस PCl5 है। देखिए जब भी PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह से होती है, तो आपको इस तरह से समझना है। देखिए
एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्लियर है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो ये जो है Cl, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, बचा क्या, PCl5 में से 2 Cl निकल गए तो PCl3 बचा, है ना। तो PCl3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो बचा क्या, देखिए बना क्या क्या, यहाँ पर आप ध्यान देंगे CH3COCl, है ना। तो यहाँ पर ये कि बन रहा है CH3COCl बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पर देखिए POCl3, है ना, POCl3 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। HCl भी बन रहा है, बिल्कुल। तो यानी कि ये जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी जो है ये राइट होगी, क्योंकि ये जो है कंपाउंड की रिएक्शन करने पर PCl5 की, तो हमें ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये कंपाउंड प्राप्त नहीं हो, ये प्रोडक्ट जो है हमें नहीं मिलेंगे, तो ये रिएक्शन का कंपाउंड नहीं हो सकता है ना। और ये भी कंपाउंड नहीं होगा और ये कंपाउंड भी नहीं होगा, क्लियर है। इस तरह से आपको रिएक्शन को करना होता है, काफ़ी आसान होती है केमिस्ट्री पढ़ना, आप खामखा इससे जो है कठिन बना देते हैं। इसके बाद जो है 12वां नंबर प्रश्न हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं आपने पढ़े होंगे, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसके बाद इसका जो है राइट आंसर बताते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से हैं, Na2O, MgO, Al2O3 और P2O5, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 होता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न जो आपका है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। कितना आसान है ना, देख सकते हैं कितना आसान बेसिक लेवल क्वेश्चन है, लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, तो प्रोपेन का सूत्र तो आप जानते ही होंगे भैया कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8, है ना, C3H8 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक, ये तो आप जानते होंगे ना। तो मेथ एथ प्रोप, है ना, तीसरे नंबर पे प्रोप आ रहा है, तो कार्बन कितने, 3 होंगे, तो 3 कार्बन हो गए और एक एक बॉन्ड होगा, है ना, एन है, इन होता तो डबल बॉन्ड होते, आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होते, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए प्रोपेन ये जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, C3H8। C3H8 100% राइट होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब बात करते हैं भैया बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं भैया। बायोलॉजी में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपका 14 नंबर जो प्रश्न है ना, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन होता है किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, खंडन के द्वारा या फिर कायिक प्रवर्धन के द्वारा, है ना। तो इसका क्या करना है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, नॉर्मल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना वो मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो पाइरुवेट होता है ना उसमें विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में, है ना। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, 100% राइट होगा। और इस तरह से ही आपकी ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। जो वृक्क होता है, किडनी होता है, वो किस तंत्र से, किस सिस्टम से संबंधित है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा है आपका परिवहन। तो इसमें से आपका क्या ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। जो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से, मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में या गिरजाघर में। मंदिर में भी नहीं की थी और स्कूल में और गिरजाघर में नहीं की थी। जो मेंडल है उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में प्रारंभ की थी, है ना, गुरुकुल में प्राप्त की थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 18 नंबर प्रश्न, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। जो मादा जनन तंत्र है ना, तो इसमें जो है किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे जो आपका 18 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, गर्भाशय, है ना। तो जो मादा जनन तंत्र है उसके किस भाग में लूप किया जाता है, तो गर्भाशय में। ओके, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद जो हमारा 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र या अंडाशय। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से इसका राइट आंसर हमारा पुंकेसर होना चाहिए। पुंकेसर इसका 100% राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर है। निम्न में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका मतलब समझे। देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से है ना पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या फिर कहलाते हैं या फिर हैं। ओके, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइटों एवं पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए पर्यावरण मित्र व्यवहार जो होता है ना वो ये तीनों चीज़ें होंगी। जो बाजार आप जाते हो तो उस समय आपको करना क्या है? सामान को रखने के लिए आपको क्या कपड़े का थैला लेकर के जाना है। जो आप थैली प्लास्टिक की थैली मांगते हो ना दुकानों पे, वो आपको नहीं करना है। वो पर्यावरण को प्रदूषण करता है ना, वो जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार में नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए है ना जो लाइट है और जो पंखे हैं, नॉर्मली क्या होता है भैया चलने देते हैं तो आपको करना क्या है? स्विच बंद कर देना है ना, जिससे कि ऊर्जा खर्च ना हो, है ना। ऊर्जा खर्च बचाने के लिए आपको ऐसा करना होगा। वाहन के बजाय आपको क्या करना है? विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए। पैदल चलने से आपका क्या है? आपका शरीर भी सही रहता है, और जो आपका वाहन है, वाहन से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप जानते हो है ना, व्हीकल से पॉल्यूशन होता है। तो ये जो है सभी चीज़ें क्या हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे है ना, वो आपने कवर कर लिए हैं अच्छे से है ना। 20 क्वेश्चन 20 नंबर में आएंगे और इनके आंसर आपको कहाँ? OMR शीट पर देने हैं, जैसे कि आप जानते हो। अब हम बात करने वाले हैं खंड ब की है ना। खंड ब में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से इन्हें अटैम्प्ट करना रहेगा और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको दी थी कि भाई ये क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जिस स्टूडेंट्स ने देखी होगी उसे डेफिनेटली फ़ायदा ही होने वाला है। देखिए 21 नंबर पे हमारा प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं? 4/3 और 3/2 हैं, है ना। तो ज्ञात कीजिए भाई, दो चीज़ें ज्ञात करा रहा है, क्या क्या? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये दोनों क्वेश्चन कितने? 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 4 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसके बाद 22 नंबर पे आपसे पूछा गया है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर कितना 25 सेंटीमीटर दूरी तक रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, आराम से पढ़ लेगा, लेकिन जो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है वो कितनी है? 2 डायोप्टर है ना, 2.0 कहिए या फिर 2 कहिए, बात एक ही, 2 डायोप्टर है। बिना चश्मा पहने पुस्तक को कितनी दूर रखकर वह पढ़ सकता है, ये आपको बताना है। और ये 4 नंबर में प्रश्न आया है। ये भी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, आपको करना क्या है? इसे अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा। ओके, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसके बाद देखिए 23 नंबर पे प्रश्न क्या है आपका, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। और ये कितने? 4 नंबर में प्रश्न आया है और VIMP क्वेश्चन है ना, VIMP क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए चित्र की बात करें तो मानव नेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आएगा ही आएगा, और अथवा में आपके लिए क्वेश्चन आएगा। अगर चित्र वाला आता है तो उसमें अथवा में आपसे क्वेश्चन देगा, है ना। अब देखिए अथवा में आप क्या कर सकते हो? अथवा में आप कर सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, यह आपको बताना है। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम को आपको बताना है, लेकिन जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आपको बताना है ना, और बाएं हाथ का नियम आपको बताना है। तो ये भी कितने जो आपके नंबर हैं वो वहाँ पर आपको पता लग गया होगा। 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद उपभाग 2, देखिए उपभाग 1 में आपसे फिजिक्स पूछी, उपभाग में 2 में आपसे क्या? केमिस्ट्री पूछेगा। तो केमिस्ट्री में आपसे 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1, 2, 3, 4 आपके लिए समीकरण दे रखी है और 1-1 नंबर की है, तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? केवल रासायनिक समीकरण देना है, ध्यान रखेंगे,
केवल रासायनिक समीकरण देना है और संतुलित होनी चाहिए। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, और सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। 4 नंबर में ये प्रश्न आया है और VIMP क्वेश्चन होने वाला है। ओके, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है सजातीय श्रेणी, दूसरा है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। इन दोनों के ऊपर मैंने आपको वीडियोस बना रखी हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है, और ये 4 नंबर में प्रश्न आया है, VIMP प्रश्न है। ओके, इसके बाद बात करें IUPAC नाम। IUPAC नाम जरूर पूछे जाएंगे आपके केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में IUPAC नाम हर साल पूछे ही जाते हैं, तो डेफिनेटली इस बार भी पूछेगा, है ना। तो 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है, पहला है आपका निम्नलिखित यौगिकों की क्या IUPAC नाम लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 नंबर में आपसे प्रश्न आया है CH3COOH, है ना। इसका आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। CH3CH2CH2Cl इसका नाम लिखना है, जो आपका IUPAC नाम होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका आपको जो है IUPAC नाम लिखना है। काफ़ी आसान है, इसके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आपका क्या है, साबुन क्या है, आपको बताना है साबुन क्या है, और साबुन बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसके बारे में आपको लिखना है ना। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को आपको लिखना है, और साबुन की 2 विशेषताएं भी आपको बतानी है। जो साबुन होता है उसकी 2 विशेषताएं भी आपको बतानी है। और इस तरह से 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1-1 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपके जो है 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंबाइंड क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो इसी तरह से आएगा, कहेगा कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की अभिक्रिया दीजिए, और जो है आप क्या साबुन की 2 विशेषताएं बता दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अथवा में आपसे बोल देगा कि भाई अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसके जगह आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें क्या बोला है, पहला आपका है भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए 2 अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है, स्पष्ट करना है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है pH मान क्या है ना, और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है ना, ये आपको बताना है। pH मान क्या है और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसे क्या कहते हैं, इस तरह से, तो इससे क्या रिलेशन है इसका, है ना, वो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, वो आपको बता देना है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है वो आपको अच्छे से बता देना है। क्लियर है, इतनी आपकी जो है केमिस्ट्री आएगी। इसके बाद आएगी आपकी बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी भी आपकी पूछी जाएगी यहाँ से। तो देखिए आपसे पूछेगा कि 18 नंबर प्रश्न है, इसका क नंबर आपसे बोल रहा है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताइए। जो लार होती है ना मुंह में, तो उसकी जो है क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये आपको बतानी है। ओके, और ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, आप जानते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें जानते हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बतानी है। क्लियर। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वपरागण और परपरागण में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताना है दोनों में, स्वपरागण और परपरागण। देखिए सिरा और धमनी में भी अंतर आ सकता है, और स्वपरागण और परपरागण में भी अंतर आ सकता है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा अंतर। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ख नंबर प्रश्न, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो परिवार नियोजन होता है उसमें किसी 2 स्थायी विधियों का आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10 नंबर प्रश्न है, जिसका क नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि किन्हीं 2 टाइप, है ना, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखनी है। किन्हीं 2 पादप हार्मोन, है ना, और उनके नाम और उनके कार्य, यानी कि हार्मोन के नाम और कार्य लिखने हैं, यानी कि 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पौधों में रंध्र, जैसे कि आप जानते हो भाई रंध्र होते हैं, तो स्टोमेटा, है ना, तो पौधों में रंध्र की उपयोगिता के बारे में आपको बताना है, और ये भी कितने 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए सचित्र वर्णन आएगा ना, तो उसमें अथवा में क्वेश्चन लग के आएगा। अगर आपको चित्र तैयार नहीं है तो आप अथवा वाला कर सकते हो, जैसे कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व को व्याख्या कीजिए, जो 6 नंबर में प्रश्न आएगा, देख सकते हैं। तो यानी कि आपको ध्यान देना है, अगर आपके सचित्र तैयार है, यानी चित्र वाले टॉपिक तैयार हैं, तो आप ये वाला करेंगे, अगर अदरवाइज आप ये वाला कर सकते हो। जो मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, है ना, तो उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, वंशागति के नियम को, है ना, और ये 6 नंबर में प्रश्न आया है।
क्लियर है। इस तरह से जो है आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10 साइंस इतना डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, आप अच्छे से इसे कवर कर सकते हो और आसानी से इसमें जो है 95 टारगेट अचीव कर सकते हो। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं, अब मैंने आपको क्लास 10 साइंस का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पैटर्न रहने वाला है ना, क्या कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन अब आपको करना क्या है, इस पेपर में है ना, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है आपको करना क्या है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जानते हो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मात्र आपके पास 10 दिन मान के चलिए आपके पास बचे हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है भाई, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपके नंबर है ना, स्कोर। तो आप जो है नंबर के पीछे मत भाजिए, आप जो है स्कोर कीजिए, है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है स्कोर आपके पीछे खुद चल कर आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो रिकमेंड होती है। हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि लाइक करने के लिए इसलिए कहते हैं कि पैसे मिलते हैं, तो भैया लाइक का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, कमेंट का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, शेयर का कोई भी पैसा नहीं मिलता है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करने से क्या होता है, वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है ना, वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ेगी तो यूट्यूब करेगा क्या, हमारी इस वीडियो को और भी स्टूडेंट तक शेयर करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं भैया लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना। तो इसलिए कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं हम, इसलिए जिससे कि आप जो है आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें, है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी वीडियो की और आप उसे देख पाएंगे और फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि अब आपके पास जो है इतना टाइम भी नहीं बचा है, बोर्ड परीक्षा आपके करीब है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फर्जी टॉपिक आपके लिए नहीं बता रहे हैं जो कि नहीं आता है ना। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इसकी PDF डाउनलोड कर लेना अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।